हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज इस सेशन के अंतर्गत हम लोग ये क्या इम्पोर्टेंट वर्ड जो है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है उन सभी को देखने वाले हैं। इन सभी के बारे में आज हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो आज हम लोग इस पूरे सेशन के अंतर्गत विभाजन एल्गोरिदम जो होता है, भाग विभाजन एल्गोरिदम, या तो कह सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिदम जो होता है उसके बारे में सही तरीके से समझने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को देखते देखते अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और उनको बोल दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग जो होता है विभाजन एल्गोरिदम उसको देखने वाले हैं। तो बस हमें आप सभी से एक ही अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस चैनल को जितना से हो सके वे शेयर कीजिए और उनको बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, और आप भी कर लीजिए। और एक बात, लाइक हर वीडियो पर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लाइक हर वीडियो पर कीजिएगा, कमेंट हर वीडियो पर कीजिएगा। आपको जो मन में आए वे कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई आप सभी के ऊपर दबाव नहीं है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जी खोल कर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग विभाजन एल्गोरिदम को समझेंगे। तो सबसे पहले तो विभाजन एल्गोरिदम है क्या, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर विभाजन एल्गोरिदम है, विभाजन एल्गोरिदम। यदि आप सभी में थोड़ा सा भी जो कहा जाता है कि कॉमन सेंस होगा तो आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ है विभाजन एल्गोरिदम। और विभाजन हम लोग किस स्थान पर करते हैं? क्या हम लोग विभाजन की क्रिया जोड़ में कर सकते हैं, घटाव में कर सकते हैं, गुना में कर सकते हैं? तो ये सारे जो क्रियाकलाप होता है वह जोड़ घटाव गुना भाग में नहीं होता, गुना में नहीं होता है। अब इसके बाद के जो लेवल होता है भाग में, तो लोग भाग में विभाजन की प्रक्रिया कर सकते हैं। और वह किस प्रकार से? जैसे कि हम किसी भी संख्या से, जैसे कि भाज्य हमारे पास है, उसमें भाजक से भाग देते हैं तो हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वह हम लोग भाग के प्रक्रिया में करते हैं, ना कि गुना के प्रक्रिया में। तो ये हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर सीधा से बात को हम लोग कह सकते हैं कि विभाजन की जो क्रिया होता है वह हमेशा होता है भाग विधि से। विभाजन एल्गोरिदम जो होता है वह हमेशा भाग एल्गोरिदम पर सेट होता है, ये सीधा बात कह सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि इससे हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं। विभाजन एल्गोरिदम से क्या प्राप्त कर सकते हैं जो कि भाग प्रक्रिया से करते हैं। तो हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में देखे थे कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाले थे। अब यहाँ पर हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे और वहीं पर ये विभाजन एल्गोरिदम जो होता है वह फॉर्मूला सेट होता है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ निकालने के लिए, तो यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एचसीएफ जिसको हम लोग महत्तम समवर्तक कहते हैं। और महत्तम समवर्तक क्या होता है? वह अधिकतम संख्या जो दिए गए संख्या को विभाजित कर देता है, उसे ही हम लोग एचसीएफ कहते हैं। और इसी प्रकार से एक और आता है, इसका जुड़वा भाई जो होता है वह होता है एलसीएम। तो एलसीएम का परिभाषा क्या है? तो एलसीएम का परिभाषा वह होता है कि वह अधिकतम संख्या, इसमें भी सेम प्रोसेस लगेगा कि वह संख्या जो दिए गए संख्या से विभाज्य होता है, दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। जैसे किस प्रकार से? जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या 5 है और 10 है, तो इसका एचसीएफ कह सकते हैं कि 5 निकलेगा। अब किस प्रकार से निकलेगा इसे हम लोग भाग प्रक्रिया से देखेंगे तो समझ पाएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यह एक 5 है और 10 है, इसका एचसीएफ यदि निकालें तो एचसीएफ 5 आएगा। किसी भी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिए, एचसीएफ 5 आएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग कहें कि एलसीएम क्या है, तो इसका एलसीएम दोनों का गुणनखंड होता है। तो 5 दहा का 10 कह सकते हैं, यहाँ पर 5 दहा का 50। तो यहाँ पर एलसीएम जो हमारे पास आया है वह 50 है। तो ये जो 50 आया है यह 5 से भी विभाज्य होगा और 10 से भी विभाज्य होगा। विभाज्य कहने का मतलब कि यह 5 से भी पूरा तरह से कट जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, और यह 10 से भी पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। सही तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं। और यहाँ पर एचसीएफ जो 5 आया है, इसका मतलब होता है कि जो 5 आया है इससे ये संख्या भी विभाज्य होगा और ये संख्या भी विभाज्य होगा। अगर ना विश्वास है तो एक बार करके देख लीजिए कैसे। 5 से भाग दीजिएगा तो 5 से 1 बार में विभाज्य होगा, फिर 5 से भाग दीजिएगा तो ये 2 बार में विभाज्य होगा,
और इस प्रकार से दोनों सही तरीके से विभाज्य होता है। और यदि विभाज्य होगा तो उसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कहेंगे, और नहीं विभाज्य होगा तो एलसीएफ और एचसीएम नहीं कहेंगे। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब यहाँ पर भाग विधि से एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे, जिसका फॉर्मूला कह सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिदम प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो विभाजन एल्गोरिदम का एक सूत्र होता है, यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र। तो सूत्र वह क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक और गुना में भागफल। अभी बताएंगे कि यह भाज्य क्या है, भाजक क्या है और भागफल क्या है, और साथ ही एक आता है शेषफल, भागफल और प्लस में शेष यानी कि शेषफल। अब आप बोलिएगा कि इसमें भागफल लगा हुआ है, इसमें शेषफल लगा हुआ है, तो यहाँ पर फल क्या है, तो फल का मतलब होता है कि जो हमें प्राप्त होता है उसे ही हम लोग फल कहते हैं, यानी कि भागफल भी प्राप्त होगा और शेषफल भी प्राप्त होगा। यहाँ पर भाजक दिया हुआ रहता है, भाज्य भी दिया हुआ रहता है, इस कारण से इसमें फल नहीं लगा हुआ है। तो चलिए इसे समझते हैं कि भाजक क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि भाग की प्रक्रिया हम लोग इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से भाग देने का प्रयास करते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था 5 और 10 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देते हैं इस प्रकार से। 5 से भाग देना है 10 में। तो यहाँ पर दो संख्या हमें प्राप्त है, वह 5 है और 10 है। तो 5 को क्या कहेंगे और 10 को क्या कहेंगे। तो 5 यहाँ पर भाग देने वाला है, यानी कि भाजक में आएगा, और 10 भाग लगने वाला है, तो यह भाज्य में आएगा। यानी कि ये जो है इससे विभाज्य होगा या नहीं होगा, कुछ शेष भी बच जाएगा, तो इसे हम लोग भाज्य कहते हैं। और इससे भाग दिए हैं तो ये भाजक के रूप में हमारे आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये कितने बार में विभाज्य होगा। तो 5 से यदि हम इसमें भाग लगाते हैं तो 2 बार में 10 आ जाता है, 2 बार में 10 आता है। और यहाँ पर घटाने का काम होता है, घटाते हैं तो 0 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर 0 लिख देते हैं, 0 आता है। तो अब यहाँ पर ये जो संख्या तो समझ गए कि भाजक है, यानी कि भाग देने वाला है, और इसमें लगने वाला है यानी कि भाजक है। यहाँ पर ये संख्या प्राप्त क्या हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है, तो या तो ये फल होगा या तो ये फल होगा, माने भाजफल होगा, यहाँ पर भागफल होगा, या तो भागफल या तो शेषफल, इन दोनों में से कोई भी होगा। तो शेष जो होता है, जो नीचे होता है, यानी कि जो बचा हुआ होता है उसे बिक देते हैं या तो नीचे की ओर रख देते हैं। तो यहाँ पर नीचे जो आएगा उसे हम लोग शेषफल कहेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा शेषफल जो है वह 0 है। अब यहाँ पर 3 क्या है, तो 3 जो है वह भागफल है, यानी कि भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है वह भागफल है। ये सही तरीके से हम लोग कहने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर भाजक, भागफल और भाज्य के बारे में और साथ ही शेषफल के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो आप सभी से एक हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा हमेशा कि यहाँ पर जो भी अभी हमने समझाया है वह समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर NO लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, और समझ में आया होगा तो इस प्रकार से यस लिख दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझ पा रहे हैं और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हमें समझाने का प्रयास करना है। तो इस कारण से कमेंट करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसके बाद एचसीएफ, इस विधि के माध्यम से, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो अभी बताए थे कि इसका एचसीएफ जो होता है सबसे कम संख्या होता है, यानी कि जो सबसे छोटा होता है उसे एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, 5 है, 10 है, 2 है और 0 है। तो इसमें से किसे हम लोग एचसीएफ के रूप में रखेंगे, एचसीएफ के रूप में किसे रखेंगे। तो एचसीएफ के रूप में वही संख्या रखा जाता है जिसको से हम लोग भाग देते हैं, यानी कि जो भाजक होता है उससे भाग देने के बाद शेषफल 0 आ जाता है, तो उसी को हम लोग एचसीएफ के रूप में रखते हैं। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि कौन संख्या ऐसा है जिसको से भाग देने के बाद शेषफल 0 आया है। यहाँ पर भाजक नहीं देखना है, भागफल नहीं देखना है, भाजक यहाँ पर देखना है, ये भाजक जिससे हमें भाग देने के बाद 0 शेष आया है। तो यहाँ पर देखना चाहें तो 5 ऐसा संख्या है जिसको से हमने भाग दिया है 10 में, तो हमारा शेष 0 आया है, यानी कि कह सकते हैं कि हमारा शेष जो है वह 0 आ चुका है। और कौन संख्या से दिए थे, तो वह 5 है, तो हमारा एचसीएफ के रूप में जो आएगा वह 5 आएगा। और इस प्रकार से हमारा एचसीएफ जो है निकल कर सामने आ चुका है। लेकिन ये बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है, इस कारण से आप सभी को लगता होगा
कि इतना छोटा तो कोई भी बना देगा। तो इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा बड़ा। अब इसको एक और प्रक्रिया आता है, वह क्या आता है कि इस पर तो सेट किए ही नहीं, तो इस पर इस प्रकार से सेट होता है। भाज्य के रूप में क्या था, तो वह 10 था, तो यहाँ पर भाज्य के सामने 10 लिखना है। आगे भाजक के रूप में क्या है, तो भाजक के रूप में यहाँ पर 5 है, तो भाजक के रूप में 5 लिखाएगा। और साथ ही गुना है तो गुना लिखेंगे। अब यहाँ पर भागफल एक आया है, तो भागफल क्या है, 5 से भाग देने के बाद जो भी यहाँ हमें प्राप्त हुआ है उसी को भागफल कहते हैं। तो वह कौन संख्या है, तो वह 2 है, तो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। और हमें शेष कितना प्राप्त हुआ है, तो शेष हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ है, तो प्लस का निशान देंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब एक और तरीका है इसे चेक करने के लिए कि क्या हमने यहाँ बनाया है जो सही है या गलत है। तो यहाँ पर किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, तो चेक ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों को गुना करने के बाद इसे जोड़ेंगे तो ये संख्या आना चाहिए, यानी कि 5 में 2 से गुना करने के बाद 5 दूना के 10 और 10 में 0 को ऐड करेंगे तो 10 ही रह जाएगा। और इस प्रकार से हमारा 10 बराबर में 10 आ चुका है। तो कह सकते हैं कि हमारा एसएफ जो आया है वह बिल्कुल ही सही है। तो अब इससे थोड़ा सा हायर लेवल वाला प्रश्न को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं सीधा 1.1 एनसीईआरटी का बुक जो है उसके हिसाब से। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न में यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड से बताया गया है। आप सभी को यहाँ पर फोटो लगा दिया जाएगा, जहाँ पर खाली है वहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर फोटो लग जाएगा, आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को सही तरीके से देखिए कि क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ओनली फॉर व्यक्त करना है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो इसे मिटा देते हैं और इसके आगे प्रश्न को देखते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग इसी विभाजन एल्गोरिदम के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है 1 नंबर में, और ये बहुत ही VVI के रूप में है, यानी कि इससे हमेशा एक न एक प्रश्न आते ही रहता है, और एक प्रश्न नहीं आता है, बहुत सारे आता है। तो सबसे पहला प्रश्न है 140 और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर सबसे बड़ा वाला ले लेते हैं 3, 5, 3, 8 और 2, 5, यानी कि 3825 है। ये दो संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है इसे गुणनखंड के रूप में लिखना है और कुछ नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर इसे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर प्रश्न है वह 140 है। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार से पहले 2 आरेख खींच लेते हैं और यहाँ पर 140 इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भाग देने का प्रयास करते हैं कि वह कौन सी संख्या है जिससे यह पूरी तरह से विभाज्य होता है। तो वह कौन संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या 1 होता है और इससे भी छोटी संख्या 0 होता है। तो इन दोनों को नहीं लिया जाता है, इससे ऊपर की संख्या को लिया जाता है। तो 0 और 1 से ऊपर की संख्या 2 है, तो 2 से भाग देने का प्रयास करते हैं और 2 से यह विभाज्य होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो भाग देते हैं कि कितना बार में विभाज्य होता है। तो ऐसे करके 140 में ऐसे करके भाग देना है। तो सबसे पहले 7 बार में 140 कट जाएगा, यहाँ पर विभाज्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे तो 1 0 यहाँ पर लगेगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे अब भाग नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर 70 बार में कह सकते हैं कि सही तरीके से विभाज्य है। तो यहाँ पर 70 लिख लेना है, 70, और फिर 2 से ही भाग देने का प्रयास करते हैं। अगर विभाज्य होगा तो भाग देंगे और नहीं विभाज्य होगा तो उसके आगे का अंक सोचेंगे कि और कौन संख्या से कट सकता है। तो सबसे पहले 2 से ही 70 में भाग दे देते हैं, 2 से 70 में। तो एक बार 3 से लगाएंगे तो 2 3 6 होता है और इसको घटाएंगे तो 1 और 0, फिर 5 दूना के 10 होता है और दोनों कट जाता है, यानी कि 2 से फिर लगाएंगे तो 35 बार में यह विभाज्य होगा। अभी आगे की ओर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आएगा यहाँ पर किया क्या जा रहा है। आप लोग को अगर लग रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड को तेज़ कर लीजिए। यहाँ पर फिर से अब लगाने का प्रयास करेंगे 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट 5 से लगेगा। कितना बार में, तो यह 35 7 बार में लग जाएगा। तो इस प्रकार से 5 से लगाएंगे 7 बार में 35। अब यह किसी संख्या से नहीं लगेगा, सीधा यह 7 से लगाएंगे तो 1 बार में विभाज्य हो जाएगा।
तो इसे एक से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर समय को यहाँ पर जो होता है व्यर्थ में गंवाना होता है। तो इसे डायरेक्ट इतना ही पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 140 को इस प्रकार से लिखना है और अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के रूप में लिखना है, यानी कि वही बच्चा वाला, यानी कि जो सबसे पहले सीखे थे 2 गुना में 5 और गुना में 7, ये बच्चा सिस्टम वाला हो गया। अब हमारे तरीके से थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर क्या करना है। तो जो नया तरीका है 10th क्लास में पढ़ने के लिए, वह यहाँ पर यह है कि 2 जितना बार है उसके पावर के रूप में लिखना है। तो 2 इसमें कितना बार है, तो 1 और 1 2 बार है, यानी कि 2 की पावर 2, और गुना में इसमें 5 कितना है, तो 5 जो है 1 है, यानी कि 5 की संख्या 1 है, तो पावर में 1 लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 7 देखना है कि 7 कितना बार है, तो वह भी 1 बार है। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे करके 7 और पावर में 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया है, इसके पीछे भी कारण है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आ जाए कि ये जो 140 है उसमें 7 का पावर कितना है, या तो कह सकते हैं कि 7 से यह कितने बार में विभाज्य होगा। तो इसके पावर के बारे में कहा गया है। इसमें 7 जो है वह कितना बार आया है, तो 7 सिर्फ 1 बार आया है, और उस प्रकार के क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर 1 आ जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पर इसके पावर के रूप में लिखा जाता है। तो आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न के रूप में है 3835। 3835 उसी प्रकार से 2 आरेख खींचेंगे। 3835 सॉरी 25 है, 25। अब यहाँ पर सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, और जिसके लास्ट में विषम संख्या होता है वह 2 से नहीं करता है। यह परिभाषा है सम संख्या का, या तो 2 से विभाज्यता का नियम भी समझ सकते हैं। आगे 3 से काटने का विभाज्य का नियम है, इन सभी का योग में अंकों का योग जो होगा वह 3 से कटना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार, 3 है जो तो कट जाएगा, 8 और 2 10 और 5 15, यानी कि यह 3 से विभाज्य होगा। क्यों, क्योंकि जोड़ने के बाद 15 और 3 18 आ रहा है, और वह 3 से कटता है। तो डायरेक्ट 3 से लगा दीजिए। 3 से लगाएंगे तो एक बार में इस प्रकार से भाग देना है, 3 से 3825। धीरे धीरे आप सभी को इसका जो होता है अनुमान लग जाएगा ऑटोमेटिक, और बिना भाग दिए ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार में 3, फिर ख़त्म, फिर 8 लगाएंगे तो 2 बार में 6 लगेगा, घटाने के बाद 2, फिर यहाँ पर 2 और 7 यह 21 आता है, फिर 1 ख़त्म और 5, फिर 3 5 15, यानी कि कह सकते हैं कि 1275 बार में यह विभाज्य हो गया है। तो 1275। आगे फिर से एक बार 3 से ही भाग दे करके देख लेते हैं। तो डायरेक्ट सिस्टम एक और बता देते हैं आप सभी को कि कैसे इसमें भाग दिया जाता है डायरेक्ट। तो सबसे पहले 3 से लगाना चाहते हैं, तो इसे देखना होगा कि यह 3 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो 3 और 7 3 10 और 5 15, यानी कि फिर यह 3 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले पहला अंक में भाग दीजिए, तो 1 है, यह भाग नहीं लाएगा। अब दूसरा संख्या में भाग देते हैं, तो यह 4 बार में विभाज्य होता है। तो यहाँ पर 4 लिखना है, शेष 1 भी नहीं बचा है। अगर शेष बचता तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे लिख करके और दूसरा अंक को लिखा जाता, लेकिन शेष नहीं है। अब आगे 7 है, 7 में कितना से भाग देंगे कि लग जाए। तो 2 बार में लगाएंगे तो 6 आएगा, और 7 में से घटाने के बाद 1, यानी कि यह 2 बार में लगा है, तो यहाँ पर 2 उतारना है। फिर 1 शेष बचा है, तो इसके स्थान पर 5 उतारना है, और यह 3 से कितना बार में लगता है, तो 5 बार में, यानी कि 425 बार में 1275 जो है सही तरीके से विभाज्य है। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि 3 से यह कटेगा कि नहीं। तो इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 2 6, और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा। अब 4 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से लगाएंगे, और 5 से सही तरीके से विभाज्य है, दिन दहाड़े एकदम लगा देना है। तो यहाँ पर 5 से लगाएंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो यह 5 से कटेगा। तो सबसे पहले 8 5 40 होगा, शेष 2 बचेगा, और फिर लास्ट में 5 है, तो 5 5 25 जो है वह कट जाएगा। फिर 5 से लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है, और यह 17 5 85 कट जाता है। इसके बाद हम नहीं लगेगा, तो इसके आगे का जो रेखा है उसे मिटा देंगे और ख़त्म कर देंगे। तो चलिए अब इसको क्या करना है, सभी को गुना के रूप में सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर लिख देना है 3825, और बराबर में 3 गुना 5 और गुना 5, और साथ ही 17। अब यहाँ पर देखना है कि 3 कितना है, तो 2 है, तो 3 के पावर 2,
और गुना में 5 कितना है, तो 5 2 गो है, तो 5 की पावर 2 और गुना में 17। इसका जो है यही आंसर क्लियर सही तरीके से है। अब इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा। तो एनसीईआरटी जो बीएसएबी बोर्ड का है, बिहार बोर्ड का है, उसके वास्तविक संख्या सबसे लास्ट में 1 नंबर प्रश्न के 1 के ए में पहला प्रश्न के दूसरा नंबर देख सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतना आप सभी को क्लियरिटी कराया गया है। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न अब आप सभी से नहीं छूटेगा। तो इसके बाद आप सभी को 3 प्रश्न दिया जा रहा है होमवर्क के रूप में। आप लोग 3 प्रश्न को करिए सही तरीके से। आगे दूसरा समझते हैं कि दूसरा क्या कहता है। आगे समझने के लिए अब आप सभी को एचसीएफ और एलसीएम सही तरीके से निकालने के लिए आना चाहिए। आगे समझते हैं कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। उसके लिए एक फार्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, और वह फार्मूला क्या है वह यहाँ पर हम लोग लिखने का और देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, वह क्या है, तो फार्मूला इस प्रकार से आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर में HCF गुना में LCM। ये क्या लिख दिए, ये तो हमारे समझ से ही बाहर हो गया। तो समझ से बाहर नहीं होना है, इसको सही तरीके से समझते हुए चलना है। तो इसको कहने का मतलब है कि दो संख्याओं को जो HCF और LCM निकालते हैं, दो संख्या से HCF और LCM निकालते हैं, तो जो LCM और HCF आता है उन सभी को गुना करेंगे, मतलब कि LCM और LCM दोनों, HCF और LCM दोनों को गुना करेंगे, तो दोनों संख्या जो दिया था उन दोनों के गुणनफल के बराबर आता है, हमेशा आता है। तो यही चेक करके बताना है और निकाल के बताना है इस सूत्र के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कि क्या है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF और गुना में LCM होता है। तो बस अभी आप सभी के लिए इतना ही है, आगे और भी समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर कितना संख्या है, दो संख्या है। तो दो संख्या में से कौन कौन संख्या हो सकता है, कह सकते हैं कि दो संख्या में एक पहले आएगा तो उसे पहली संख्या कहेंगे, यानी कि पहली संख्या, और जो पीछे आएगा उसे दूसरी संख्या कह सकते हैं। तो गुना में गुणनफल है तो गुना लगाएंगे और दूसरी संख्या, तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर में HCF और गुना में LCM। इस प्रकार से दूसरा फार्मूला हो सकता है। अब इसके बाद एक और सूत्र निकलेगा, इससे हम बहुत सूत्र निकाल सकते हैं। एक सूत्र इससे 3 सूत्र है, 3 इसमें अंक है, तो हम लोग 3 फार्मूला इससे निकाल सकते हैं। और इसमें 4 अंक है तो हम लोग 4 फार्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 7 फार्मूला निकलेगा, जो कि अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इससे यदि हमें LCM निकालने के लिए मिले या HCF निकालने के लिए मिले, मतलब कि ऊपर वाले से, तो HCF सिर्फ निकालने के लिए मिले तो HCF को इस तरफ ही छोड़ देते हैं, और बराबर में ये LCM है, LCM को बराबर के दूसरे साइड लेकर जाते हैं, और वह गुना में रहता है तो भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर जो गुना में रहता है वह भाग में हो जाता है, ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल जो है ये बराबर के दूसरे साइड ही है, इसे किसी तरफ नहीं लेकर गए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर यहाँ पर बट्टा में LCM गुना में है तो इस तरफ आकर HCF जो होगा भागा में हो जाएगा, यानी कि LCM यहाँ पर हो जाएगा। तो एक फार्मूला तो यहाँ पर ये है। अब इसी फार्मूला से हम लोग HCF निकाले हैं तो LCM भी निकाल सकते हैं, और वह किस प्रकार से, तो LCM को अभी बराबर के दूसरे तरफ ही छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर LCM। अब यहाँ पर HCF गुना में है, ये गुना बराबर के दूसरे साइड लेकर जाते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल सेम रह जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
गुणनफल यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा, और बट्टा में क्या जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पर सेम रह गया है तो एचसीएफ इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर बट्टा में एचसीएफ हो जाएगा। अब इसके बाद 3 फार्मूला हो चुका है, तो इससे सिर्फ 3 फार्मूला ही निकाला जा सकता है। अब जो नीचे वाला फार्मूला है, नीचे वाला फार्मूला से हम लोग फिर से 4 फार्मूला निकाल सकते हैं, और वह किस प्रकार से निकलेगा उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 संख्या है, इससे हम लोग पहली संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये गुना में जो है उसे उस तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या बराबर तो पहली संख्या बराबर एचसीएफ, और गुना में एलसीएम सेम है तो इसी तरफ छोड़ देते हैं, तो एचसीएफ और गुना में एलसीएम, और बट्टा में यहाँ पर पहली संख्या सेम है, दूसरी संख्या को नीचे कर देते हैं, तो दूसरी संख्या, ये पहली संख्या निकालने के लिए फार्मूला हो गया, पहली संख्या। अब इसी फार्मूला के सहायता से दूसरी संख्या निकालते हैं, तो दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और एलसीएम सेम है तो एचसीएफ और एलसीएम को सेम छोड़ देते हैं, एचसीएफ और एलसीएम सेम छूट गया। अब यहाँ पर दूसरी संख्या भी सेम है तो यहाँ पर पहली संख्या गुना से भाग में चल जाएगा, तो पहली संख्या भाग में आ गया, पहली संख्या, और इस प्रकार से हम लोग दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। अब आप सभी को समझ में नहीं आया होगा कि ये फार्मूला का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो ये फार्मूला का तभी प्रयोग कर सकते हैं जब 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहे और एक एचसीएम या एचसीएफ या तो एलसीएम कोई दिया हुआ रहे, तभी इस फार्मूला का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं होगा, किसी भी तरह से नहीं होगा। आगे चलिए निकालते हैं अब इस फार्मूला के सहायता से एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम इस तरफ निकाल लेते हैं तो यहाँ पर एचसीएफ को सेम छोड़ देते हैं, यानी कि एचसीएफ जो है यहीं पर है, अब इसको इस तरफ लेकर जाते हैं, तो जो पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या है ये भी सेम रह जाएगा, तो यहाँ पर पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या और बट्टा में कौन चल जाएगा, तो एचसीएफ सेम है तो एलसीएम चला जाएगा बट्टा में, यानी कि एलसीएम। ये फार्मूला जो है बहुत ही VVI है, इससे हमेशा एक न एक नंबर का आते ही रहता है। अब आगे एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम बराबर, एलसीएम भी सेम है, अब एचसीएफ को उस तरफ भेज देते हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या सेम रह जाएगा, पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या, और बट्टा में एचसीएफ सेम रह जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कितने फार्मूला को देख पाए हैं, तो एक तो विभाजन एल्गोरिथम को देखे थे, और यहाँ पर 4 फार्मूला ये है और 3 फार्मूला ऊपर है, यानी कि 7 और 1 8 फार्मूला को इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखा है, और एक सेशन को भी ख़त्म कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग फार्मूलों को निकाल सकते हैं और आप लोग अच्छे कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में इसको हम लोग सही तरीके से देखेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए बोल दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सही करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कल सुबह इसी समय। धन्यवाद।